हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम जितेंद्र बत्रा। वेलकम्स यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल जीतो फिजिक्स। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक का वन शॉर्ट कंप्लीट वीडियो। तो एक ही वीडियो में सारे इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। और कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो अच्छा बने और आप लोगों को अच्छा लगे। तो आइए शुरू करते हैं, और देर ना करके इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का फार्मूला वगैरह पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है चार्ज एट रेस्ट का जो हम स्टडी करते हैं, चार्ज एट रेस्ट। ओके, पहला पॉइंट है चार्ज एट रेस्ट। जिस फिजिक्स के ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी है बॉडी का, जिसके वजह से हम रिपल्सिव या एट्रैक्टिव फोर्स फील करते हैं। रिपल्सिव और एट्रैक्टिव फोर्स फील करते हैं। तो ये एक चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है बॉडी का, जिसके वजह से हम रिपल्सिव और एट्रैक्टिव फोर्स फील कर सकते हैं। ओके, तो चार्ज का प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी क्या क्या प्रॉपर्टी है? देखिए, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। और चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब है मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज इज नथिंग बट 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ओके, और चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। ऐसा यूनिट में क्या है? कूलम। ओके, तो वो तो डिस्कशन करेंगे ही। और चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज क्वांटाइज्ड है। और चार्ज को हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं? एल्जेब्रिकली हम ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद चार्ज इनवेरिएंस है। चार्ज क्या है? इनवेरिएंस है। वो बदलता नहीं है। जो पहले था वो वैसे ही रहेगा, जितना पहले था उतना ही पहले रहेगा। मतलब कि हम बोलते हैं अगर उसका स्पीड अगर बॉडी का चेंज कर दें तो चार्ज चेंज होगा? नहीं, उसका स्पीड चेंज करने से भी चार्ज चेंज नहीं होगा। चार्ज का अमाउंट कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम इनवेरिएंस नेचर। ओके, उसके बाद बोलते हैं चार्ज कंजर्व क्वांटिटी है। चार्ज क्या है? कंजर्व क्वांटिटी है, जिसका मतलब है चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके, उसके बाद हम बोलते हैं विदाउट मास चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट। विदाउट मास के बगैर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। विदाउट मास चार्ज कैंट एग्जिस्ट, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये सब सारे थे चार्ज के प्रॉपर्टी थे। ओके, अगर पूछा जाएगा तो चार्ज का प्रॉपर्टी लिखो, तो ये सब हम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। तो ऐसा यूनिट, चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम। ओके, और सीजीएस यूनिट दो तरह के होते हैं। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसमें हम बोलते हैं स्टार्ट कूलम। क्या बोलते हैं? स्टार्ट कूलम। और चार्ज का यूनिट को स्टार्ट कूलम बोलते हैं। और EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसमें हम बोलते हैं AB कूलम। क्लियर? इसमें हम बोलते हैं AB कूलम। देखिए, हम बोले कि चार्ज कंजर्व है, मतलब कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो भाई साहब और बच्चों लोग, यहाँ पर चार्ज हम 3 तरीके से एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। एक है फ्रिक्शन, और दूसरा है कंडक्शन, और तीसरा है इंडक्शन। तो फ्रिक्शन में क्या करते हैं? फ्रिक्शन में होता है ट्रांसफ़र। क्या होता है? चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं। और चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं। कंडक्शन में क्या होते हैं? शेयरिंग होते हैं। क्या होते हैं? शेयरिंग होते हैं। और इंडक्शन में क्या होते हैं? डिस्प्लेस्ड होते हैं। क्या होते हैं? डिस्प्लेस्ड। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। फ्रिक्शन प्रोसेस में चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं वन बॉडी से अनदर बॉडी। कंडक्शन में चार्ज शेयरिंग होते हैं। और इंडक्शन में चार्ज क्या होते हैं? डिस्प्लेस्ड होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम अभी फिर शुरू करते हैं कि कूलम्स लॉ क्या है। तो कूलम्स लॉ में हम देखते हैं कूलम्स लॉ। ओके, तो कूलम्स लॉ क्या है बच्चों? कूलम्स लॉ है इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज बॉडी। तो अगर हम कंबाइन कर देंगे तो ये आ जाएगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ओके, K इज नथिंग बट योर प्रोपोर्शनलिटी कंस्टेंट, जिसका ऐसा यूनिट वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन।
एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी इन एनी मीडियम, परमिटिविटी इन एनी मीडियम। ओके, और जिसके बदला हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। इसका मतलब होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ओके, और इसका मतलब हम लिख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या लिख सकते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। अगर वीडियो स्टार्ट किए हैं तो ज़रूर एंड करिएगा, क्योंकि मसाला मिलने वाला है यहाँ पर, इस वीडियो में मसाला मिलने वाला है। ओके, तो एप्सिलॉन के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। अगर हम फ्री स्पेस के लिए लिखें तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है 1 फ्री स्पेस, और हम बोलते हैं ए आर मीडियम। तो अगर हम इस इक्वेशन को ए आर मीडियम के लिए लिखेंगे, ए आर मीडियम के लिए लिखेंगे तो 1/4 पे एप्सिलॉन के बदले में एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर लिखेंगे, और फ्री मीडियम और ए आर मीडियम के लिए लिखेंगे तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है। तो ये हो जाएगा जनाब 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। गॉट माई पॉइंट? ओके, अगर एनी मीडियम के लिए लिख रहे हैं तो 1/4 पे एप्सिलॉन लिखेंगे, अगर एआर मीडियम के लिए लिखेंगे तो 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 आर स्क्वायर लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि 1/4 पे एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, 9 इंटू 10⁹, और इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, यहाँ पे जो एप्सिलॉन 0 लिखा गया है, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन 0 बोला गया, 0 लिखते हैं, जो कि परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हो गया? तो एप्सिलॉन 0 का अभी हम डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, एप्सिलॉन 0 का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। एप्सिलॉन 0 को इधर ले जाएंगे तो एफ इधर आ जाएगा, Q1 और Q2 अगर इक्वल हो गए तो इसको लिख सकते हैं Q स्क्वायर, और अगर एफ नीचे आ गया तो हो गया F इंटू आर स्क्वायर। तो Q का हम लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूला A1 T1 का होल स्क्वायर, एंड एफ का लिखते हैं M1 L1 T-2। कम टाइम में मैं चैप्टर को कवर करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ, तो आप लोग स्लो करके टाइम को स्लो करके देख सकते हैं। आर स्क्वायर L2 का L1 का स्क्वायर, ओके, L2। तो इसका मतलब हो गया M-1, ओके, M-1, तो L3 और L नहीं है तो L-3, और T यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 होगा तो T4। ओके, कितना लिखेंगे? T4 लिखेंगे। उसके बाद A क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? इसका। तो ये तीनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं जो बता दिया हूँ। तो उसके बाद हम देखेंगे कि एफ ए आर मीडियम, एफ एनी मीडियम, और एप्सिलॉन आर जो बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जो कि फ्री स्पेस और मीडियम को रिलेट करता है। इसको हम लिख सकते हैं परमिटिविटी इन एनी मीडियम बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन एनी मीडियम बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, दैट इज नथिंग बट योर डाई इलेक्ट्रिक कंस्टेंट। ये वाला के नहीं है, ये स्मॉल के लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक कंस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कंस्टेंट। ओके, तो डाई इलेक्ट्रिक कंस्टेंट का वैल्यू एआर मीडियम में 1 होता है, वाटर मीडियम में हम लेते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 81 लेते हैं, अगर मेटल और कंडक्टर के बारे में बोलते हैं तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। क्लियर? तो अगर एफ एआर मीडियम, एफ एनी मीडियम और एप्सिलॉन और डाई इलेक्ट्रिक कंस्टेंट को हम अगर रिलेट करेंगे तो हम लिख सकते हैं एफ एनी मीडियम, इज इक्वल टू एफ ए आर मीडियम बाय एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं, और के लिख सकते हैं। मतलब कि जिस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी जितना होगा, उस मीडियम उतना कम फोर्स अप्लाई करेगा। क्लियर बात पूरा क्लियर। उसके बाद आते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइंस, और उसके बाद हम आते हैं, अगर दो चार्ज बॉडी में, अगर 2 चार्ज बॉडी है, ये है -Q और ये है, अगर ये भी +Q चार्ज है, ये भी +Q चार्ज है, तो ये वाला 1 वाला चार्ज है, ये वाला 2 चार्ज है। ओके, अगर सेकंड चार्ज में फास्ट चार्ज का फोर्स देखा जाएगा तो इधर हम थंब रखेंगे, ये वाला हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो हम चार्ज के प्रॉपर्टी में एक छूट गया है, चार्ज का प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ओके बच्चों, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ओके,
तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके तरफ आएगा कि इससे दूर जाएगा? तो जाहिर सी बात है इससे दूर जाएगा, और दोनों चार्ज को जिस लाइन जॉइन करता होगा, जिस लाइन जॉइन कर रहा होगा उसी लाइन के दिशा में ये फोर्स का डायरेक्शन आएगा। तो इसका फोर्स का वैल्यू लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और 1 चार्ज फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज के तरफ आ रहा है तो हम डायरेक्शन वेक्टर लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर लिखेंगे r12 वेक्टर, r12 वेक्टर। तो F21 फोर्स जब लिखेंगे तो पोजीशन वेक्टर लिखेंगे r12 वेक्टर। ओके, और r12 वेक्टर अगर हम पोजीशन वेक्टर में लिखना चाहते हैं तो उसको लिखेंगे r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो ठीक इसी तरह चार्ज 1 में भी चार्ज 2 का फोर्स लगेगा, तो इसी डायरेक्शन में आएगा, ये इसी डायरेक्शन में आएगा, और इसका फोर्स लिखेंगे हम फोर्स ऑन फास्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, फोर्स ऑन फास्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। और ठीक उसी तरह सेकंड चार्ज अभी आएगा फास्ट चार्ज की तरफ, तो हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर r21। सिमिलरली r21 को हम लिख सकते हैं r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। क्लियर? बात क्लियर समझ में? ओके, तो यहाँ पे देखा गया है कि F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है F21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ इक्वल होता है, और F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर विथ डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, अगर मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो दोनों बराबर होते हैं। बात समझ में क्लियर, बात पूरा क्लियर में आया? ओके, लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अगर कहीं पे कुछ भी अगर गलत हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताएगा मुझे। ओके, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस वीडियो को एक अच्छे से हम आप लोगों के सामने लेकर आ सकें और कंप्लीट ला सकें। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे लाइन्स ऑफ फोर्स, लाइन्स ऑफ फोर्स। तो लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जानने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जानेंगे। पहले क्या जानेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहीं पे किसी पॉइंट में भी अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता लगाना हो तो हम क्या डालेंगे उस पॉइंट पर? उस पॉइंट पर हम डालेंगे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसके वजह से हम आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर अगर पहले से एक प्लस क्यू चार्ज है, अगर प्लस Q0 ये हमारा यूनिट टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज है। ओके, इसको हम इसके तरफ लेकर आएंगे तो ये क्या देखते रहेगा क्या? ये उसको क्या करेगा? उससे दूर भगाएगा। तो किधर आएगा? ये इस तरफ आएगा। तो जिस तरफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करेगा, मतलब कि हम बोलते हैं द पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ये एक इमेजिनरी लाइन है। कौन बनाएगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इससे दूर जा रहा है तो हम सोचेंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इससे पास आ रहा है तो हम सोचेंगे ये नेगेटिव चार्ज है। क्लियर बच्चों? तो आइए कुछ प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। जैसे कि हमको पता चला कि ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, और नेगेटिव चार्ज से क्या होता है? टर्मिनेट होता है। नेगेटिव चार्ज पर क्या होता है? टर्मिनेट होता है। ओके, उसके बाद दूसरा, ये सरफेस में क्या होता है? परपेंडिकुलरली स्टार्ट होता है और परपेंडिकुलरली एंड भी होता है। परपेंडिकुलरली क्या होता है? एंड भी होता है। क्लियर? मतलब कि नॉर्मली निकलता है सरफेस से, नॉर्मली सरफेस में टर्मिनेट भी होता है। ओके, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स घुस नहीं सकता है। ओके, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर किसी कंडक्टर के अंदर पास करके चला गया होगा तो ये वाला गलत है। ये यहाँ पर टर्मिनेट होगा और यहाँ से फिर शुरू होगा। क्लियर? ओके, इसके बाद दो सिमिलर चार्ज के लिए ये क्या करेगा? ये एक्सर्ट लैटरल करेगा। क्या करेगा? एक्सर्ट लैटरल प्रेशर, EXERT, एक्सर्ट लैटरली। ओके, और दो डिफरेंट चार्ज के लिए ये क्या करेंगे? कंट्रैक्ट करेंगे, लंगीचुडिनली कंट्रैक्ट करेंगे। कंट्रैक्ट लंगीचुडिनली। क्लियर? ओके, इसके बाद
पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज के लिए ये सब रेडियली आउटवर्ड होते हैं, रेडियली आउटवर्ड होते हैं। ओके, रेडियली क्या होते हैं? आउटवर्ड होते हैं। लेकिन नेगेटिव आइसोलेटेड चार्ज के लिए क्या होते हैं? रेडियली इनवर्ड होते हैं। क्या होते हैं? रेडियली इनवर्ड होते हैं। ओके ओके। टू लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, टू लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी एक ही पॉइंट पर दो ठो टांजेंट अगर ड्रा कर देंगे, दो ठो टांजेंट हम ड्रा कर देंगे तो दो ठो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताएगा, जहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमको जाना किधर है। तो इसीलिए हम बोलते हैं टू लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर किसी लाइन पर हमको अगर इंटेंसिटी का पता लगाना हो तो कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहाँ पे क्या करेंगे? एक टांजेंट ड्रा कर देंगे, जिस डायरेक्शन में बताएगा वही डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ओके, अगर चार्जेस अगर लाइन्स ऑफ फोर्स अगर वेरी क्लोज हैं, बहुत पास हैं लाइन्स ऑफ फोर्स, तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक। अगर बहुत दूर खड़े हैं तो इसको बोलते हैं हम वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अगर पैरेलल हैं और इक्वी डिस्टेंस में हैं तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको हम? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर जैसे तैसे करके हैं तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू सेम होता है। यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू चेंज होता है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हर एक पॉइंट पर वैल्यू चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट रहता है। क्लियर? ओके। उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स तो खत्म हो गया। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला और उसका यूनिट। ओके, तो ऐसा यूनिट में हम लिखते हैं सब कवर करने के लिए कोशिश करेंगे। अगर कुछ छूट जाएगा तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताएगा। ओके, तो फोर्स के लिए हम लिखेंगे न्यूटन और चार्ज के लिए लिखेंगे कूलम। तो ये हो गया ऐसा यूनिट। और सीजीएस यूनिट में हम लिखेंगे वेरी सिंपल, न्यूटन के लिए लिखेंगे डाइन और कूलम के लिए लिखेंगे ESU के लिए लिखेंगे स्टार्ट कूलम, और अगर EMU के लिए लिखते हैं तो हम AB कूलम लिखेंगे। क्लियर? ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ये बाहर निकालते हैं। तो फोर्स के लिए हम लिखेंगे M1 L1 T-2। ओके, M1 L1 T-2। और चार्ज के लिए लिखते हैं हम A1 T1। तो ये हो गया M1 L1 T-3 A-1। क्लियर? अभी हम क्या करेंगे? डाइपोल के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं बच्चों टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। और इसके बीच का डिस्टेंस हम लेते हैं, आसान के लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए इसीलिए 2L लेते हैं और 2A भी लेते हैं। और इसका जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर से हर एक चार्ज का डिस्टेंस होता है L। क्या समझ में आया? और जिस दो जो अपोजिट चार्ज होते हैं उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन नेचर में वो अपोजिट होते हैं। और उन दोनों चार्ज को जॉइंट करते हुए उनका अगर सेंटर को पास करके जो लाइन जाएगा, उस लाइन को हम बोलते हैं एक्सियल लाइन बोलते हैं। क्या, कौन सा लाइन बोलते हैं? एक्सियल लाइन बोलते हैं। अगर उस एक्सियल लाइन को और सेंटर को पास करते हुए जो लाइन जाएगा उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर? दो चार्ज को पास करके सेंटर को टच करते हुए जो लाइन जाएगा उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। ओके, और उस एक्सियल लाइन को परपेंडिकुलर करके सेंटर को पास करते हुए जो लाइन जाएगा उसको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर? अभी हम देखते हैं कि एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम आता है वो वीडियो बना चुके हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन वाला वीडियो है, बना चुके हैं। और उसका वैल्यू आता है 2kp/r³। ओके, और अगर वेक्टर साइन में लिखते हैं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, 2kp/r³ एंड r³ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखा गया है कि एक्सियल लाइन इंटेंसिटी का डायरेक्शन, एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का डायरेक्शन
किस तरफ जाएगा? जिस तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, मतलब कि अच्छा, ओके, वेरी सॉरी। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम एक बात भूल गए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये वाला P जो हम लिखे अभी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका मतलब होता है आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, दैट इज 2L। ओके, Q इंटू 2L लिखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। जिसके सर पर ये एरो हेड लगेगा वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, तो इस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन किधर से किधर जाता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। क्लियर? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स का डायरेक्शन जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। क्लियर? आई बात समझ में? ओके, और यहाँ पे हम अभी थोड़ी देर के लिए माफ़ी चाहते हैं। ओके, तो ठीक है, तो हम अभी कैलकुलेशन किए कि डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होता है Q इंटू 2L, और ये वाला छोटा सा जो लेंथ होता है, छोटा सा सेपरेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर, और किसको हम आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं? अगर चार्ज टेंड्स टू इन्फानाइट एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज टेंड्स टू 0, ये वाला अगर कंडीशन आ गया तो हम उस डाइपोल को बोलते हैं आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? तो हम EXL का वैल्यू निकाल चुके हैं। EXL का वैल्यू कितना आया? 2kp/r³। तो K का वैल्यू कितना है? 1/4πε0 2p/r³। ओके, जहाँ पे EXL इंटेंसिटी का एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किस तरफ जाएगा? जिस तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, मतलब कि वो दोनों पैरेलल हैं। क्या हैं? वो दोनों पैरेलल हैं। क्या हैं? पैरेलल। मैं इक्वल लिख दिया, सॉरी, ये पैरेलल है। ओके, क्या हैं वो दोनों पैरेलल हैं। ओके, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, मतलब कि इक्वेटोरियल लाइन के हर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होता है kp/r³, मतलब कि 1/4πε0 p/r³। अगर वेक्टर साइन में लिखेंगे तो ये होता है -kp/r³। तो इससे क्या पता चलता है? इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन एंटी पैरेलल होता है किसके डायरेक्शन के अनुसार? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अनुसार। ओके, क्लियर? तो ये हो गया EXL, तो ये हो गया इक्वेटोरियल। ओके, तो इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे किसी भी पॉइंट पर अगर निकालना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो बन चुका है, तो मैं लिख देता हूँ EXL एट एनी पॉइंट। ओके, एट एनी पॉइंट, जिसका R भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है। तो इससे हम पता चलता है कि kp/r³ 1 + 3 cos² थीटा का रूट ओवर। ओके, अगर थीटा = 0 हो गया, अगर थीटा = 0 डिग्री हो गया तो ये हो जाएगा एक्सियल लाइन का वैल्यू, और इससे पता चलता है कि 2kp/r³ ही निकलेगा। अगर थीटा = यहाँ पर 90 डिग्री पुट करते हैं तो ये आ जाएगा किस कंडीशन? इक्वेटोरियल का कंडीशन, और यहाँ पे वैल्यू निकलेगा kp/r³। क्लियर? उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अभी हम डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन यूनिट एरिया नॉर्मली, मतलब कि ये जिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू स्ट्रांग होता है, जितना स्ट्रांग होगा उससे उतना ही ज़्यादा लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू बढ़ेगा। तो प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखते हैं, और जिस एरिया जितना ज़्यादा होगा उससे उतना ही ज़्यादा लाइन्स ऑफ फोर्स पास करेंगे, तो प्रोपोर्शनल टू एरिया लिखेंगे। और हम देखेंगे कि अगर एरिया वेक्टर और
एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एंगल अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है, तो फाई मैक्सिमम होता है। फाई क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और थीटा इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री होता है, थीटा इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री होता है, तो फाई का वैल्यू क्या होता है? मिनिमम होता है। तो इससे पता चलता है कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री में मैक्सिमम होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री में मिनिमम होगा, तो वो कौन सा फंक्शन है? वो है कस थीटा फंक्शन। देखिए, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट करते हैं, वैल्यू 1 होता है। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट करते हैं तो वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो ये तीनों के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए कस थीटा। ओके, तो हम क्या लिखते हैं? देखो, ये अगर एक प्लेन एरिया है तो ये है एरिया वेक्टर, ये है क्या है? एरिया वेक्टर है। और यहाँ से अगर लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे पास करते हुए जाएंगे, यहाँ से अगर लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे पास करते हुए जाएंगे तो इन दोनों के बीच में एंगल आ जाएगा 0 डिग्री। क्लियर? मैं वही बात बताना चाहता था। क्लियर? इधर से एंट्री करेंगे, इधर से बाहर निकलेंगे। जिस तरफ फ्लक्स एंट्री करते होंगे उसी तरफ फ्लक्स नेगेटिव होता है, और जिस तरफ फ्लक्स निकलते होंगे उस तरफ का फ्लक्स को हम पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है और यहाँ थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो कॉस के वैल्यूज़ पॉजिटिव आते हैं, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होते हैं तो कॉस का वैल्यू नेगेटिव आता है। इसीलिए फ्लक्स को भी नेगेटिव मानते हैं। जिस तरफ एंट्री करता होगा और जिस तरफ से निकल रहा होगा फ्लक्स, उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। तो यहाँ पे हम अभी लिखेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को 1 लिखकर ई ए कस थीटा कर सकते हैं, ई ए कस थीटा। और ई ए कस थीटा में हम क्या डाल सकते हैं? ई ए कस थीटा में ई डॉट ए भी हम लिख सकते हैं। तो फ्लक्स का वैल्यू आ गया ई डॉट ए। ओके, तो फ्लक्स का वैल्यू कितना आ गया? ई डॉट ए। मगर हाँ, ओहो, ओके, तो ठीक है, हम यहाँ पे एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑल्सो मे बी डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को वही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर पूरा? ओके, यहाँ उसके बाद आता है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है? एक बहुत ही खास लॉ है, जिसके वजह से हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए इजी हो गया। ये महाशय बोले कि अगर किसी भी चार्ज को हम अगर क्लोज कर देते हैं तो उस क्लोज सरफेस से निकलता हुआ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका वैल्यू हो जाता है क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन 0। और ये जो हम क्लोज सरफेस दिए, इस क्लोज सरफेस को गॉस लॉ के अनुसार हम बोलते हैं गसियन सरफेस। क्या बोलते हैं? गसियन सरफेस। ये चारों तरफ से सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? चारों तरफ से सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक होने के वजह से हम सरफेस एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? सरफेस एरिया। यहाँ पे जो एरिया टर्म है, उस सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या किए? सिमेट्रिक बनाए चारों तरफ से। ओके, अगर इसी शेप पर भी अगर क्यू इनसाइड अगर क्यू है तो यहाँ भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन 0। क्लियर? अगर ऐसे भी सरफेस है, अगर चार्ज क्यू है और चारों तरफ से क्लोज भी है, तो इससे भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्यू बाय एप्सिलॉन 0। क्लियर? तो उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं उसका एप्लीकेशन, जो कि एप्लीकेशन में हम क्या कर सकते हैं? कूलम्ब्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ डिराइव कर सकते हैं और कूलम्ब्स लॉ डिराइव करने के लिए हम एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हैं और उसके चारों तरफ एक स्पेरिकल सरफेस एक स्पेरिकल गसियन सरफेस बनाते हैं। अब इसके अंदर कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। तो यहाँ पे इस गसियन सरफेस में एक छोटा सा हम एरिया बनाते हैं और इस छोटा सा एरिया में एरिया वेक्टर ओपनिंग किधर है? इधर ओपनिंग है, तो एरिया वेक्टर किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर बना देते हैं, ये हो गया एरिया वेक्टर डी ए। ओके, तो इस गसियन सरफेस का रेडियस हो गया आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर भी इस तरफ ही जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ बाहर निकलेगा ऐसे। तो यहाँ पे थीटा हो गया 0 डिग्री। तो हम पहले निकालेंगे फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए के फॉर्मूला निकालेंगे। तो यहाँ पर डी ए स्मॉल एरिया कंसिडर किए हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्मॉल अमाउंट ही होगा। तो डी फाई इज इक्वल टू हम लिखेंगे ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, क्या? क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। तो ई तो हर एक पॉइंट पर यहाँ पे कांस्टेंट होगा, तो ई को बाहर निकाल देते हैं और डी ए को हम इंटीग्रेशन करते हैं और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट करेंगे, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ई इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ द स्पेरिकल गसियन सरफेस इज नथिंग बट 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा फाई नेट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर।
क्लियर। उसके बाद हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ के अप्लाई करने के बाद हमको पता चलता है कि फाई नेट इज इक्वल कितना होगा, क्यू इनसाइड कितना है, क्यू है, और उसको क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन 0 लिखेंगे। क्लियर। तो ये दोनों, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, दोनों को इक्वल करने से हमको पता चलता है E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0, और E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4πr² इंटू Q बाई एप्सिलॉन 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानने के लिए हमको क्या लाया गया होगा, हम क्या लाए होंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू Q0 इंटू ई लगेगा। तो फोर्स हो गया Q0 इंटू 1/4πε0, ई का वैल्यू निकला है 1/4πε0 Q बाय r²। ओके, तो ये हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r², ये हो गया कूलम्ब्स लॉ। ओके, हम आसान तरीके से कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन जो है, एक लीनियर, एक लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, एक इन्फानाइट रॉड रहेगा, इन्फानाइट रॉड में क्या होगा, ये ऐसे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। ओके, उसके बगल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। इतना डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस में इसको कवर कर देंगे, और गॉसियन सरफेस कौन सा होगा, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा। ओके, ये वाला एक सरफेस एरिया होगा, ये वाला सरफेस एरिया होगा, ये वाला जो राउंड सरफेस है, कर्व सरफेस, ये वाला एक सरफेस हो गया एरिया होगा, और इसका लेंथ कितना रहेगा, L रहेगा। तो इस पॉइंट पर डिस्टेंस r पर, ये इस रड से डिस्टेंस r के पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालते हैं, λ/2πr एप्सिलॉन 0। लैम्बडा को क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा तो उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर पूरे वॉल्यूम में चार्ज बिखरा हुआ होगा तो उसको बोलते हैं रो, को हम लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो पहले इस सरफेस में लेंगे, देखो ये लाइन चार्ज है, तो इधर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, ये सर नो, तो इधर ओपनिंग है तो एरिया इधर से जाएगा ना, एरिया वेक्टर। देखो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, 90, मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। इधर से भी एरिया वेक्टर इधर जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इधर है, तो एंगल कितना हो गया, एंगल 90 डिग्री, मतलब ये भी 0। अगर इस तरफ से छोटा सा सरफेस बनाते हैं तो इसके ऊपर से ऐसे ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर निकलेगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, और थीटा इज इक्वल 0 डिग्री होगा। तो ये जो कर्व सरफेस रह जाएगा, इस सरफेस एरिया का वैल्यू होता है 2πrl। तो यहाँ पे अगर हम पूरे ऐसे ही फार्मूला डाल के अगर पहले फाई नेट निकालेंगे, उसके बाद गॉस लॉ अप्लाई करके फाई नेट निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। क्लियर। तो ये वाला वीडियो मैं बनाऊंगा डिटेल में, यहाँ पे शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसे ही शॉर्टकट लिख रहा हूँ, E इज इक्वल टू λ/2πr एप्सिलॉन 0। अगर हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 2 λ करके 4πε0 इंटू r भी कर सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं। क्लियर। उसके बाद आता है इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग फ्लैट शीट है, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग फ्लैट शीट है। और फ्लैट शीट, इनफाइनाइट अगर नॉन कंडक्टिंग बोल दिया गया है और फ्लैट शीट बोला गया है, तो उसके एक ही सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और उसका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है सिग्मा। और अगर किसी पॉइंट डिस्टेंस r में हम निकाल रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, तो हम उसको लिखते हैं σ/2 एप्सिलॉन 0। कितना लिखते हैं, σ/2 एप्सिलॉन 0। ये होता है नॉन कंडक्टिंग फ्लैट शीट, नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट फ्लैट शीट, नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट फ्लैट शीट, इनफाइनाइट फ्लैट शीट। समझ में आया कि नहीं, बोलो। अगर कंडक्टिंग फ्लैट शीट होगा, कंडक्टिंग फ्लैट शीट मतलब दो फ्लैट शीट आपस में जुड़े रहेंगे, दो फ्लैट शीट आपस में जुड़े रहेंगे, तो उसके बगल में, उसके बीच में अगर कुछ डिस्टेंस होगा, अगर उसके ये अगर कंडक्टिंग फ्लैट शीट बोला गया होगा, तो 2 ठो सरफेस रहते हैं और 2 ठो सरफेस में चार्ज पूरा बिखरा रहता है, 2 ठो सरफेस में चार्ज बिखरा रहता है। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाता है E इज इक्वल टू σ/2
2 एप्सिलॉन 0, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। एक होता है पॉजिटिव सरफेस और दूसरा होता है नेगेटिव वाला सरफेस, सॉरी ये वाला नेगेटिव सरफेस होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए कोशिश करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 होगा, सॉरी सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 होगा। अगर दो ठो अगर पॉजिटिव सरफेस, दो ठो पॉजिटिव चार्ज प्लेट अगर लेते हैं हम, दो ठो पॉजिटिव चार्ज प्लेट लेते हैं और उनका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा लिखते हैं, तो बाहर के तरफ क्या होगा, बाहर के तरफ होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, बाहर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, किंतु लेकिन अंदर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे आउटसाइड में कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे आउटसाइड में कितना हो जाएगा, 0 का वैल्यू। क्लियर। इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग अगर फ्लैट शीट है तो उसके लिए एक ही सरफेस में चार्ज बिखरा हुआ रहेगा और E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। अगर कंडक्टिंग फ्लैट शीट बोला जाएगा तो दो ठो सरफेस में चार्ज बिखरा रहेगा और उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। तो ऐसे याद करेंगे। कंप्लीट अगर इनफाइनाइट कंडक्टिंग फ्लैट शीट हैं, कंप्लीट हैं मतलब कि दो ठो होंगे, कंप्लीट है मतलब कि दो ठो होंगे, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 ऐड कर देंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। क्लियर। अगर पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेट है तो अंदर आ जाएगा वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 और बाहर में कितना होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे भी ठीक उसी तरह अगर दो ठो पॉजिटिव चार्ज प्लेट होंगे तो अंदर 0 आ जाएगा और बगल में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 आएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आया कि नहीं। तो उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं होलो स्फीयर। क्या डिस्कशन करेंगे, होलो स्फीयर में। तो होलो स्फीयर के अंदर, होलो स्फीयर ये चौथा वाला है। होलो स्फीयर के अंदर हम क्या करेंगे, अभी देखो ये हो गया होलो स्फीयर, गिवन होलो स्फीयर। ओके, और जिसका रेडियस हमको दिया गया है r। ओके, तो होलो स्फीयर में चार्ज कहाँ पे बिखरा हुआ रहेगा, सरफेस में बिखरा हुआ रहेगा। टोटल चार्ज कितना है, q, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या बोलता है, अंदर निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऑन द सरफेस निकालो और बाहर निकालो। तो इनसाइड तो चार्ज कुछ भी नहीं है, तो इनसाइड तो चार्ज कुछ भी नहीं है मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी 0 हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम 0। और E ऑन द सरफेस कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ओके, और E आउटसाइड के लिए हम क्या करेंगे, E आउटसाइड के लिए हम गॉसियन सरफेस रेडी करेंगे और जिसका वैल्यू होता है स्मॉल r। ओके, तो इसका वैल्यू लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। क्लियर। तो इस सरफेस से जितना हम दूर भागेंगे, तो ये आ जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², मतलब कि r² के रेट से वो डिक्रीज करेगा वैल्यू। ओके, अगर वहीं पर एक सॉलिड स्फीयर रहता तो पूरे स्फीयर में हम चार्ज बिखरा हुआ पाएंगे। ओके, पूरे सरफेस में भी और पूरे स्फीयर में भी हम बिखरा हुआ पाएंगे। तो टोटल चार्ज है Q और यहाँ पे पूरे स्फीयर में अगर बिखरा हुआ होगा तो हम लेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। तो इनसाइड में होगा, यहाँ पे देखो इनसाइड में 0 नहीं होगा क्योंकि इनसाइड में भी चार्ज बिखरा हुआ है, तो E इनसाइड का वैल्यू हो जाएगा ρr/3 एप्सिलॉन 0, जहाँ पे हम लिखेंगे E प्रोपोर्शनल टू r। तो सेंटर से हम जितना दूर जाएंगे उतना इंटेंसिटी बढ़ता हो जाएगा, कहाँ तक, अप टू r तक। तो E ऑन द सरफेस हम लिखेंगे वही वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², और E आउटसाइड कितना लिखेंगे बोलो, वही सेम वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। हो पाएगा कि नहीं बोलो। ओके, तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, अगर यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहेंगे तो कैसे ग्राफ बनाएंगे, ये हो गया ऑन द सरफेस, ये हो गया आउटसाइड वाला, ये हो गया इनसाइड वाला। तो ऑन द सरफेस में ये वाला लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू तक ऐसे पर स्ट्रेट लाइन गया है ना, E प्रोपोर्शनल टू r हुआ है, सॉलिड स्फीयर के लिए बना ले हैं, और यहाँ से ऐसे के डिक्रीज हो जाएगा। तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये टच नहीं करेगा, इन्फिनिट में टच करेगा। ये हो गया प्रोपोर्शनल टू r और ये हो गया E ऑन द सरफेस। क्लियर। अगर इसके लिए बनाएंगे, होलो स्फीयर के लिए बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बोलो, ये हो गया ऑन द सरफेस r और यहाँ पे देखो 0 वैल्यू मेंशन रहेगा, E इनसाइड 0 है ना, तो कितने दूर के लिए 0 है, r लेस देन r के लिए 0 है। और उसके बाद क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गया, उसके बाद क्या हो गया, डिक्रीज कर गया इन्वर्सली टू r², ये वाला मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर। ओके, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सारा टॉपिक कवर हो गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और कुछ टॉपिक अगर बाकी रह गया हो तो
प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और एक बात बताना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। पॉइंट चार्ज के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। और ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है डाइपोल के लिए। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है डाइपोल के लिए। और गॉसियन सरफेस अगर बना रहेगा तो लाइन चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, एक इन्फिनाइट रॉड है तो वहाँ होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जो कि गॉसियन सरफेस, हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं इन्वर्सली। ये इन्फिनाइट रॉड के लिए है, इन्फिनाइट रॉड के लिए। क्लियर। लेकिन फ्लैट शीट के लिए डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। डिस्टेंस क्या है? इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि सारा टॉपिक कवर किया हूँ। अगर कुछ भी रह गया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं समाप्त। तो कैसा लगा प्लीज़ मेरे दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। मैं जितेंद्र महापात्र तुम सबसे विदा लेता हूँ। फिर देखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। ओके, तो लाइक शेयर कमेंट पूरा बनता है। थैंक यू।